में ये है अनुच्छेद 33 में, और ये है अनुच्छेद 34 में। अब इस फिगर को बना लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिए। फिगर काम करेगा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में दो मामला, दीवानी और फौजदारी। हाई कोर्ट में दो अपील, दीवानी अपील, फौजदारी अपील। हाई कोर्ट में एक मामला बढ़ जाता है संवैधानिक, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 3 अपील, संवैधानिक अपील, दीवानी अपील और फौजदारी अपील। जबकि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में 2 अपील, दीवानी और फौजदारी अपील। बनाइए जल्दी से। जल्दी से बनाइए। हो गया जी, बन गया, बन गया। सबसे पहले कौन सा अपील होगा? संवैधानिक अपील। सबसे पहले कौन सा अपील होगा? संवैधानिक अपील। देखो संवैधानिक अपील कहाँ शुरू होता है? संवैधानिक मामला यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। इस फिगर को समझिए। यदि उच्च न्यायालय संवैधानिक मामले में कोई निर्णय देता है, यदि उच्च न्यायालय संवैधानिक मामले में कोई निर्णय देता है और निर्णय देने के साथ यह भी कह देता है कि इस मामले में संविधान से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है जिसकी व्याख्या जरूरी है, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय। उसकी अपील कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरा, दीवानी अपील क्या है? यदि उच्च न्यायालय दीवानी मामले में कोई निर्णय देता है और यह कहता है कि इसमें कानून से जुड़ा हो कोई मामला है जिसकी व्याख्या यहां से होनी चाहिए, कहां से? सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी अपील कहां होगी? तो उस दीवानी हो गया। दीवानी में तो जमीन जायदाद, संवैधानिक में संविधान जुड़ा हुआ। फौजदारी मतलब आपराधिक। तो आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को 3 कंडीशन में चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो 3 कंडीशन क्या है बाद में बताया, पहले लिखिए संवैधानिक अपील। पहले लिखिए संवैधानिक अपील, पहले लिखिए संवैधानिक अपील। संवैधानिक अपील। यदि उच्च न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय किसी संवैधानिक मामले में, यदि उच्च न्यायालय किसी संवैधानिक मामले में, किसी संवैधानिक मामले में, मामले में, मामले में उच्च न्यायालय किसी संवैधानिक मामले में निर्णय देने के साथ ही, निर्णय देने के साथ ही, निर्णय देने के साथ ही, निर्णय देने के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दे, निर्णय देने के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दे, यह भी स्पष्ट कर दे किस मामले में, किस मामले में, मामले में संविधान से जुड़ा हुआ, से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न सन्निहित है, सन्निहित है
जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी, वैसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी, जो संवैधानिक अपील कहलाती है, जो संवैधानिक अपील कहलाती है, जो संवैधानिक अपील कहलाती है। दूसरा लिखेगा दीवानी अपील, दीवानी अपील 132 है या 133 है? देखिए लिखेगा, दूसरा देखिए दीवानी अपील, दीवानी अपील यदि उच्च न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दीवानी मामले में, दीवानी मामले में निर्णय देने के साथ, निर्णय देने के साथ साथ ही यह भी स्पष्ट कर दे, दीवानी मामले में निर्णय देने के साथ यह भी स्पष्ट कर दे, यह भी स्पष्ट कर दे किस मामले में, किस मामले में कानून से जुड़ा हुआ, कानून से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है, कानून से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है, कानून से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है जिसकी व्याख्या, जिसकी व्याख्या, जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। तो उसकी अपील, तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, जिसे दीवानी अपील कहा जाता 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 है। दीवानी मतलब संपत्ति जायदाद, संवैधानिक मतलब संविधान से जुड़ा हुआ मामला। तीसरा अपील क्या है? तीसरा अपील क्या भाई? फौजदारी अपील। फौजदारी अपील, फौजदारी अपील अब देखिए यहां पर मैं फिर एक बार बनाता हूं डायग्राम। ये हो गया लोअर कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट। अब तीन परिस्थितियां हैं, देखिएगा फौजदारी अपील हाई कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, लिखेगा उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले में, फौजदारी मामले में, फौजदारी मामले में, मामले में दिए गए निर्णय को, फौजदारी मामले में दिए गए निर्णय को निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में, निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में, तीन परिस्थितियों में
तीन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तीन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आखिर वो तीन परिस्थितियां कौन कौन सी है? देखिए देखिए देखो ध्यान से, यहाँ तीन परिस्थितियां क्या है, देखो यहाँ ध्यान से। तीन परिस्थितियां कौन सी है? यदि हाई कोर्ट, देखो यहाँ पर, यदि हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दोष मुक्ति के फैसले को अपील में सुनवाई करके उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, मतलब कि लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने उसको, तो उसकी अपील कहाँ होगी? यदि हाई कोर्ट स्वयं किसी मामले को मंगवा ले लोअर कोर्ट से और उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, तो उसकी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। या तीसरा कंडीशन है कि यदि स्वयं हाई कोर्ट फौजदारी मामले में निर्णय देने के साथ कह दे किसकी अपील हो सकती है, कहां पर? सर्वोच्च तो अपील होगी। पहला कंडीशन क्या है कि यदि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के दोष मुक्ति माने दोष मुक्त कर दिया लोअर कोर्ट ने, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? अपील में सुनवाई कर मृत्युदंड दे दिया, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। दूसरा, यदि हाई कोर्ट स्वयं किसी मामले को लोअर कोर्ट से मंगवाकर उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। तीसरा, यदि सुप्रीम लोअर हाई कोर्ट स्वयं यह कह दे किसकी अपील हो सकती है, तो अपील कहाँ होगी? सुप्रीम में लिखिएगा पहला ए, यदि उच्च न्यायालय ए, यदि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के अधीनस्थ न्यायालय लोअर कोर्ट के दोष मुक्ति के फैसले को दोष मुक्ति के फैसले को अपील में सुनवाई करके मृत्युदंड दे दे, मतलब लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मृत्युदंड दे दिया। दूसरा, पी, किसी मामले को लोअर कोर्ट से मंगवाकर उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। तीसरा, यदि सुप्रीम लोअर हाई कोर्ट स्वयं यह कह दे किसकी अपील हो सकती है, तो अपील कहाँ होगी? सुप्रीम में लिखिएगा पहला ए, यदि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के अधीनस्थ न्यायालय लोअर कोर्ट के दोष मुक्ति के फैसले को अपील में सुनवाई करके मृत्युदंड दे दे, अपील में सुनवाई करके कि दोष मुक्ति के फैसले को अपील में सुनवाई करके मृत्युदंड दे दे, मतलब लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मृत्युदंड दे दिया। दूसरा, पी, यदि उच्च न्यायालय स्वयं किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाकर अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाकर उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे,
उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे। तीसरा सी, सी, तीसरा लिखे सी, उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे। तीसरा लिखे सी, मृत्युदंड दे दे। सी, यदि उच्च न्यायालय फौजदारी मामले में निर्णय देने के साथ, यदि उच्च न्यायालय फौजदारी मामले में निर्णय देने के साथ, यदि उच्च न्यायालय फौजदारी मामले में निर्णय देने के साथ यह स्पष्ट कर दे, यदि उच्च न्यायालय फौजदारी मामले में निर्णय देने के साथ यह स्पष्ट कर दे, यह स्पष्ट कर दे, यह स्पष्ट कर दे कि इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हो गया, दो अधिकार हो गया। तीसरी शक्ति क्या है? बोलिए, तीसरी शक्ति क्या है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हुआ? सलाह देने का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट सलाह किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी विषय पर, राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार है 143 के तहत। इसी का नाम सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक मामले में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक मामले में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इसी को हम सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहते हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार 143 लिखेगा सर्वोच्च न्यायालय को, लिखेगा सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को किसी कानूनी मामले में, किसी कानूनी मामले में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्राप्त है, जिसे सलाहकारी क्षेत्राधिकार कहा जाता 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 है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय, परंतु सर्वोच्च न्यायालय, परंतु सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति को, प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों बात है। सर्वोच्च न्यायालय भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी प्रत्येक मामले में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह सुनने के लिए बाध्य नहीं है। हर सलाह को राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों फ्री है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चौथा अधिकार क्या है? अभिलेख न्यायालय।
अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ? 129। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब हुआ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब दो मतलब हुआ। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दो मतलब हुआ। पहला, ध्यान दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय है। देखो यहाँ, सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा, वो सभी न्यायालय के लिए क्या होगा? मान्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा, जजमेंट देगा, यहाँ पर निर्णय देगा या आदेश देगा, वो सबके लिए मान्य है। हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट मानेगा। अगर वही मामला, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दे चुका है, तो क्या हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट उसको मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के सभी फैसलों, निर्णयों या डिग्रियों को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है। क्यों? कि किसी भी न्यायालय में अगर वही मामला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो वह फैसला मान्य होगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में कोई भी न्यायालय उस फैसले को मानने से इनकार नहीं करेगा। दूसरा, दूसरा इसका अर्थ है, तो पहला अर्थ है, ये तो पहला अर्थ हुआ। दूसरा इसका अर्थ है कि यह न्यायालय अपनी अवमानना के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मतलब क्या हुआ? अवमानना का मतलब हुआ कि इसके फैसले को नहीं मानना। अवमानना का मतलब हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर पालन नहीं होता है, मान लो कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकार फैसले का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए दंड लगाएगा। दंड शारीरिक होगा, जेल के रूप में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर पालन नहीं होता है, मान लो कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकार फैसले का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए दंड लगाएगा। दंड शारीरिक होगा, जेल के रूप में, आर्थिक होगा, जुर्माना के रूप में, या दोनों होगा। तो अभिलेख न्यायालय होने का दो अर्थ है। अभिलेख न्यायालय होने का दो लिखेगा। अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके दो अर्थ होते हैं। को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके दो अर्थ होते हैं। 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 पहला, पहला पहला सर्वोच्च न्यायालय के समस्त फैसलों, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त फैसलों, निर्णयों अथवा डिग्रियों को, डिग्रियों को अभिलेख के रूप में, अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी अन्य न्यायालय में, ताकि किसी अन्य न्यायालय में
ताकि किसी अन्य न्यायालय में उसको प्रमाण के रूप में रखा जा सके, ताकि किसी अन्य न्यायालय में उसको प्रमाण के रूप में रखा जा सके, उसको प्रमाण के रूप में रखा जा सके, उसको प्रमाण के रूप में रखा जा सके। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश सभी न्यायालय के लिए मान्य है, सभी न्यायालय के लिए मान्य है, सभी न्यायालय के लिए मान्य है, सभी न्यायालय के लिए मान्य है। कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की, कोई भी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दे सकता है, प्रामाणिकता की चुनौती नहीं दे सकता है, प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दे सकता है, प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दे सकता है। प्रामाणिक है या नहीं यह तय करने का अधिकार किसी कोर्ट को नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। चुनौती नहीं दे सकता है, हो गया, चुनौती नहीं दे सकता है, चुनौती नहीं दे सकता है। दूसरा लिखेगा, दूसरा, दूसरा दूसरा लिखेगा, चुनौती नहीं दे सकता है। दूसरा, अभिलेख न्यायालय होने का दूसरा अर्थ यह है, अभिलेख न्यायालय होने का दूसरा अर्थ यह है, अभिलेख न्यायालय होने का दूसरा अर्थ यह है, होने का दूसरा अर्थ यह है कि यह न्यायालय, यह न्यायालय अपनी अवमानना के लिए, अपनी अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना का मतलब उसके निर्णय को नहीं मानना, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अवमानना के लिए दंड का निर्धारण कर सकता है, दंड का निर्धारण कर सकता है, दंड का निर्धारण कर सकता है, दंड का निर्धारण कर सकता है। यह दंड शारीरिक दंड, यह दंड शारीरिक दंड, यह दंड शारीरिक दंड, शारीरिक दंड जेल अथवा आर्थिक दंड, आर्थिक दंड, जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। आज पूरा नहीं हो सका, चार अधिकार की चर्चा हम लोग कर चुके, 3 बाकी है, ठीक है। सर आ गए हैं, इतिहास वाले सर आ गए हैं, इतिहास क्लास चलेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में सोमवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और हमारे इस विजन को जन जन तक पहुंचाने के आप सिपाही हैं, आप पहुंचाइए, बताइए। हम आपके हर सुझाव, हर कमेंट पर ध्यान देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हर शिकायत को दूर करें। जय हिंद, जय भारत।